पहले लेक्चर में हम जीओसी की शुरुआत कर चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर। तो आज हम जीओसी के दूसरा लेक्चर शुरू करने वाले हैं। तो हम पहले कुछ जो पहले लेक्चर में पढ़ा था, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ वो तो फर्स्ट लेक्चर में हमने शुरू किया था कि रेजोनेंस क्यों पढ़ते हैं और क्यों रेजोनेंस नहीं यार तो पहले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि जीओसी हम किस लिए पढ़ते हैं और उसका एप्लीकेशंस क्या क्या है और उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। उसके बाद हमने पहले पढ़ा था रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे मूवमेंट करता है और रेजोनेंस होने के लिए पहले तो कंडीशंस क्या क्या है हमने ये पढ़ा था। पहले इसको हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो रेजोनेंस में दो कंडीशंस होती है कि जो पी ऑर्बिटल्स होती है वो एडजेसेंट सेंटर में होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखो ये सेंटर पे पी ऑर्बिटल्स है, यहाँ पे है, यहाँ पे भी हो, यहाँ पे भी है। अगर एक सेंटर में भी पी ऑर्बिटल्स नहीं रहे तो वो रेजोनेंस नहीं हो सकता वहाँ पे। और एक कंडीशन है ऑल पी ऑर्बिटल्स शुड बी इन सेम प्लेन। यहाँ पर देखो जैसे कि ये दो ऑर्बिटल सेम प्लेन में है लेकिन ये जो ऑर्बिटल है वो सेम प्लेन में नहीं है तो यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल नहीं हो सकता है। यहाँ पे ये हमने पहले लेक्चर में इतना शुरुआत किया था। देन हम आज पढ़ने वाले हैं, पहले कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे रेजोनेंस के ऊपर कि यहाँ पे किस पहले 3 क्वेश्चन दिया गया है, इसमें हम देखेंगे कि किस में रेजोनेंस पॉसिबल है। तो पहला स्ट्रक्चर में क्या है, एक साइक्लोहेक्सेन है। तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे एक पी ऑर्बिटल है और यहाँ पे एक पी ऑर्बिटल है और यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे 4 पी ऑर्बिटल्स है। क्या यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल हो सकता है? तो हम कैसे जानेंगे? तो हमने कैसे रूल के अनुसार क्या पढ़ा था कि अगर वो पी ऑर्बिटल्स एडजेसेंट सेंटर में रहे तो तभी रेजोनेंस हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 ही पी ऑर्बिटल्स एडजेसेंट सेंटर में हैं, देन यहाँ पे पी ऑर्बिटल नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो बीच में हमारे जो सेंटर 2 है वहाँ पे पी ऑर्बिटल्स नहीं है, तो यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे फिर देखेंगे, यहाँ पे पी ऑर्बिटल है, यहाँ पे है और फिर यहाँ पे है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये जो पी ऑर्बिटल्स है एडजेसेंट सेंटर्स में है और एक प्लेन में ही है, तो यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल हो सकता है। तो सेकंड क्वेश्चन में जाएंगे, यहाँ पे क्या हुआ है देखते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन में एक पी ऑर्बिटल है यहाँ पे और यहाँ पे है एक पी ऑर्बिटल्स। देन इस टॉपलमेंट में भी 2 पी ऑर्बिटल्स है और ये जो 4 पी ऑर्बिटल थे वो एडजेसेंट सेंटर में रहे और सेम प्लेन में भी रहे, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, रेजोनेंस पॉसिबल है। देन नेक्स्ट स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि यहाँ पे पी ऑर्बिटल्स है ऑक्सीजन का और यहाँ पे सी सेंटर के पास है, फिर ये डबल बॉन्ड यहाँ पे है और यहाँ पे है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर में यहाँ पे बीच में एक सेंटर खाली है, यहाँ पे पी ऑर्बिटल नहीं है जो कि ओवरलैप कर पाए इससे, तो यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। वैसे ही ये 3 नंबर क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप खुद घर पे ट्राई कर लीजिए। देन हम रेजोनेंस की ज़रूरत क्या है आगे वो पढ़ने वाले। हमने तो रेजोनेंस की कंडीशंस पढ़ लिया, पहले रेजोनेंस कहाँ पर होती है और किस कंडीशन में होती है। अब हम देखने वाले हैं कि रेजोनेंस पढ़ने की हमको आगे ज़रूरत ही क्या है, इसका नीड क्या है। जब हम आगे कोई ऑर्गेनिक रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं तो उसके लिए हमको रेजोनेंस के बारे में जानना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे कैसे मूवमेंट हो रहा है। तो पहले हम एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लिए हैं जो कि आगे हम पढ़ने वाले हैं। इसमें रेजोनेंस की क्या ज़रूरत है वो हमको समझना है। तो यहाँ पे हम एनिलीन तो हमने रेजोनेंस के कंडीशन पढ़ चुके हैं, किस कंडीशन में रेजोनेंस होता है। आज हम पढ़ने वाले हैं कि रेजोनेंस के नीड क्या क्या है, उसके जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम आगे जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस और रिएजेंट कोई भी नेम रिएक्शन पढ़े उसमें रेजोनेंस का काम क्या है, उससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे मूवमेंट हो रहा है, ये सब जानने वाले हैं।
तो पहले हम एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे जो कि आगे पढ़ने वाले हैं। और एक एग्जाम्पल के लिए हम पहले एक एनिलीन रिंग लिए हैं। एनिलीन रेजोनेंस के कंडीशंस हम सारे पढ़ चुके हैं, 2 कंडीशन से वो पढ़ चुके हैं कि कैसे होता है। आज हम पढ़ने वाले हैं रेजोनेंस की नीड क्या क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो हमने पहले एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लिए हैं। इसके लिए हम एग्जाम्पल के लिए हम एनिलीन लिए हैं। यहाँ पे देखो, ये वाला पोजीशन को हम इप्सो पोजीशन कहते हैं और ये वाला पोजीशन को हम ऑर्थो पोजीशन कहते हैं, ये वाला को हम मेटा कहते हैं और इसको पारा कहते हैं। यहाँ पे 4 सेंटर्स हो गए। तो एक हम जब रिएक्शन करने जाएंगे हमको जानना है कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कितना अमाउंट है कि वहाँ अटैक कर सके इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। तो इसको जानने के लिए हमको रेजोनेंस पहले जानना होगा कि कैसे हो रहा है। पहले तो यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर डोनेट कर रहा है, फिर ये जो डबल बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है वो इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कर सकता है। तो यहाँ पे बी आर कहाँ पे लग रहा है, बी आर यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की जगह पर है। तो बी आर यहाँ पे कहाँ पे लग सकता है, ऑर्थो पोजिशन पे लगा, ओके, रेजोनेंस की वजह से। देन हमने यहाँ पे क्या देखा, फिर से यहाँ पे क्या लिखा है, ये जब आया यहाँ पे लोन पेयर, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होने के बाद ये जाके इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक किया। तो यहाँ पे बी आर कहाँ पे लगा है, पारा पोजिशन पे लगा है। तो यहाँ पे 2 सेंटर पे हमारा इलेक्ट्रोफाइल लग चुका है। तो ये किसके वजह से हम जान रहे हैं कि कितने सेंटर से यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, रेजोनेंस के थ्रू। तो यहाँ पे देखो कैसे डीलोकलाइजेशन हो रहा है एनिलीन में, उसके थ्रू ही हम जान पाते हैं कि कितने न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। तो यहाँ पे एनिलीन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिया गया है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब नाइट्रोजन का लोन पेयर आया तो ये यहाँ पे शिफ्ट हुआ। तो क्या हुआ, यहाँ पे एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर जनरेट होता है। फिर जब यहाँ ये वाला यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो गया और ये यहाँ पे शिफ्ट होता है, तो फिर पारा पोजीशन पे भी नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है। तो इस रेजोनेंस के थ्रू हमको क्या पता चला कि कितने न्यूक्लियोफिलिक सेंटर जनरेट हो सकता है और कितने जगह इलेक्ट्रोफाइल लग सकता है। तो ये इसका ज़रूरत है हमको ऑर्गेनिक रिएक्शन में, रेजोनेंस की नीड बहुत होता है यहाँ पे। देन हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ कहाँ पर हो सकता है, उसके लिए भी हमको रेजोनेंस हेल्प करता है वो। जैसे कि यहाँ पे ये वाला अल्फा पोजीशन से और ये वाला बीटा पोजीशन हो गए। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये जो रेजोनेंस के थ्रू ये बॉन्ड यहाँ पे आता है पहले तो, और ये यहाँ पे जाता है कि ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है और ये एक हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, और एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया डीलोकलाइजेशन होने के बाद ये कार्बन के ऊपर। तो अब न्यूक्लियोफाइल कहाँ कहाँ पे अटैक कर सकता है, पहले तो यहाँ पे अटैक कर सकता है और एक यहाँ पे अटैक कर सकता है। बट अगर रेजोनेंस के बारे में हमको नहीं पता होगा तो हम कहाँ पे अटैक करते, ओनली यहाँ पे। तो रेजोनेंस हमको क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर कितना है, किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और कितना इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर जनरेट हो सकता है, वो हमको रेजोनेंस बताता है। तो एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एक कंपाउंड है। तो ये जब डीलोकलाइज होता है तो यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जनरेट होता है और यहाँ पे एक जनरेट होता है। तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस में यही सब जरूरत होती है रेजोनेंस की। जब हम रेजोनेंस के बारे में सब कुछ जान जाएंगे तो आगे हमको ऑर्गेनिक रिएक्शन करने के लिए आसान होगा। दूसरे में हम आ गए डाइपोल मोमेंट। तो रेजोनेंस के थ्रू हमको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का डाइपोल मोमेंट भी पता है। डाइपोल मोमेंट किस डायरेक्शन पे होता है वो हम पता लगा सकते हैं। इसके पहले हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, जैसे कि पिपेरिडीन, पिरिडीन, पायरोल और पायरोलिडीन के। तो हम 2 एग्जाम्पल लेके देखेंगे पहले कैसे डाइपोल मोमेंट हम रेजोनेंस के थ्रू डिसाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहले क्या हुआ, नाइट्रोजन के लोन पेयर डीलोकलाइज होकर यहाँ पे आया और नेगेटिव चार्ज कहाँ पे जनरेट हो रहा है, ऊपर। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे मैक्सिमम हो रहा है, ऊपर की तरफ।
फिर जब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आया और ये पे आया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है। अभी भी क्या हो रहा है, नाइट्रोजन के ऊपर की तरफ मतलब मॉलिक्यूल के ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ज़्यादा हो रहा है। हम एक सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर में अगर देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम हो रहा है। तो हमको कैसे डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हम देखते हैं करते हैं। तो यहाँ पे एक आरो है, सपोज हम ऐसे डायपोल मोमेंट के आरो देते हैं तो जो हेड होता है वहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहाँ पे होता है हम हेड को उसी तरफ देते हैं और टेल को हम किस तरफ देते हैं जहाँ पे मिनिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है। तो हम रेजोनेंस के थ्रू पहले डिसाइड करेंगे कि कहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, कहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और कहाँ पे मिनिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। उसके थ्रू हम ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन बताएंगे। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो हम आरो कैसे देंगे, ऊपर की तरफ देंगे। तो डायपोल मोमेंट इसका ऊपर की तरफ जा रहा है। देन हम और एक देखेंगे कि पीरिडिन का हम लेके देखेंगे। यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर डी लोकलाइज नहीं है क्योंकि ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटाइज में है तो ये प्योर पी ऑर्बिटल में नहीं है तो ये डी लोकलाइज नहीं है। इसको जाके हम आगे पढ़ेंगे कि कौन सा लोकलाइज है कौन सा डी लोकलाइज है। तो यहाँ पे ये वाला रेजोनेंस में नहीं जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट लगाता है, वो भी जाके हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो होता है वो नाइट्रोजन के ऊपर ही रहता है, लोकलाइज होके ये नाइट्रोजन के ऊपर ही रहता है। ये उसका रेजोनेंट स्ट्रक्चर है। जितना भी उसका है कि नाइट्रोजन के ऊपर ही नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम किस तरफ हो रहा है यहाँ पे इसके रेजोनेंट स्ट्रक्चर में, नीचे की तरफ हो रहा है ना। तो पीरियड में कैसे होगा, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन से नीचे की तरफ। तो रेजोनेंस क्या कैसे डिसाइड हुआ कि रेजोनेंस के थ्रू हम डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कैसे करेंगे, ये उसकी ज़रूरत है और करेंगे मॉलिक्यूल के डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन दिखाने में। तो रेजोनेंस के थ्रू हम बॉन्ड डिस्टेंस भी देख सकते हैं कि कितने बॉन्ड डिस्टेंस तो मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल में। तो रेजोनेंस के थ्रू हम बॉन्ड डिस्टेंस में मेजर कर सकते हैं। वैसे तो रेजोनेंस की नीड्स बहुत है, इसका एप्लीकेशंस बहुत है, लेकिन हम कुछ इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं बस यहाँ। तो ये एक एग्जाम्पल लिए हैं हम एसिटिक एसिड की। तो रेजोनेंस के थ्रू हम बॉन्ड डिस्टेंस भी देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है कि एसिटिल एसिड एसिड की। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे दो टाइप्स का CO बॉन्ड है, यहाँ पे एक है डबल बॉन्ड है और एक यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। तो हमको क्या दिख रहा है, एक मॉलिक्यूल अगर हम इसका रेजोनेंट स्ट्रक्चर को भूल जाते हैं तो हम क्या बोलेंगे, ये डबल बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल है तो इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, ये सिंगल बॉन्ड से छोटा होगा और ये CO सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बड़ा होगा। लेकिन जब हम इसका रेजोनेंट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो हमको क्या दिखता है, हमको यहाँ पे ये होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है यहाँ पे डी लोकलाइज होके ये जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में आ जाएगा और ये जो सिंगल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड में आ जाएगा। तो इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, हमको साफ पता चल रहा है कि ये जो CO बॉन्ड दो टाइप्स के हैं वो दोनों सेम ही है, तो दोनों का बॉन्ड लेंथ सेम ही होगा। तो ये हमको रेजोनेंस के थ्रू पता चलता है। देन हम स्टेबिलिटी पढ़ने वाले हैं कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड होता है रेजोनेंस के थ्रू। तो यहाँ पे एक दो टाइप्स का मॉलिक्यूल लिए हैं। तो अब हम देखने वाले हैं कि हम रेजोनेंस के थ्रू कैसे बॉन्ड डिस्टेंस पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है, देखो हम एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लिए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे दो टाइप्स का CO बॉन्ड है, ये एक डबल बॉन्ड है और एक सिंगल बॉन्ड है। हम अगर इसका रेजोनेंट स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करते हैं सपोज, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि ये जो डबल बॉन्ड है वो उसका लेंथ जो होगा वो कम होगा किससे, ये सिंगल बॉन्ड से। लेकिन हम अगर इसके रेजोनेंट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो हम क्या देखेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डीलोकलाइज होके डबल बॉन्ड हो रहा है और ये जब ऊपर जा रहा है तो ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है और ये सिंगल बॉन्ड डबल में कन्वर्ट हो रहा है। तो इससे हमको क्या पता चला, जो
दो CO बॉन्ड है वो दोनों सेम ही होंगे। तो ये बॉन्ड डिस्टेंस हमको किसके थ्रू पता चला? ये हमको रेजोनेंस के थ्रू पता चला। देन हम पढ़ने वाले हैं स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। हम रेजोनेंस के थ्रू कैसे स्टेबिलिटी डिसाइड करते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की। तो यहाँ पे हम दो एग्जाम्पल देखेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ है देखो, यहाँ पे हम p ऑर्बिटल ड्रॉ करेंगे, ये मॉलिक्यूल की रेजोनेंस चेक करेंगे कि ये रेजोनेंस में है या नहीं है। हो गए ड्रॉ। तो रेजोनेंस की कंडीशन क्या थी? पहले तो आर्जसन सेंटर में होना चाहिए। पहले देखो ये आर्जसन सेंटर में है दोनों, फिर यहाँ पे ये आर्जसन सेंटर में है क्या? नहीं है। तो यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे चार्ज डिलोकलाइजेशन नहीं हो सकता है। यहाँ पे हो सकता है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है? रेजोनेटिव स्ट्रक्चर भी बन सकता है। तो ये वाला मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होगा इसके कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे चार्ज डिलोकलाइजेशन पॉसिबल है। देन हम सेकेंड में देखेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे वैसे ये p ऑर्बिटल्स है कुछ, एंड आर्जसन सेंटर में कोई भी p ऑर्बिटल्स नहीं है, ये तो उससे दूर ही है। तो यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर दूसरे मॉलिक्यूल में देखेंगे, यहाँ पे p ऑर्बिटल्स है और सारा आर्जसन सेंटर में ही है और सेम प्लेन में भी है। तो हम यहाँ से क्या पता कर सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो रेजोनेंस हो रहा है, और इसको हम एरोमेटिक रिंग के नाम में जानते हैं, ये बेंजीन रिंग है। तो हम एरोमेटिसिटी बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी बस जानने के लिए बता रही हूँ कि ये एक एरोमेटिक रिंग है। तो ये रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज होता है। तो कौन स्टेबलाइज होगा? बी का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, किससे? ए से। तो ये हमको किससे थ्रू पता चला? रेजोनेंस के थ्रू पता लगा। तो वैसे तो रेजोनेंस का नीड और भी है, इसका एप्लीकेशन बहुत सारे हैं, वो आगे हम देखेंगे धीरे धीरे करके। अभी हम इतना जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही बस देख रहे हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि रेजोनेंस के और कहाँ कहाँ पर होता है और कैसे होता है, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।